गुड इवनिंग आप सभी को। आज का टॉपिक है शोषण। ठीक है, क्या है शोषण इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है इसमें हम जानेंगे, जबकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि शोषण एक उसमें छिपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग शोषण में क्या क्या क्रियाएं होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए लिखी हुई है कि चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। चूने के पानी में पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। यानी कि यहाँ पे दो तरह से एक प्रैक्टिकल दिखाया लिखा है क्रियाकलाप। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूना पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे चूने के पानी के साथ करने बोल रहा है क्रियाकलाप है जिसको करना है। ठीक है, क्रियाकलाप किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाएं। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाएं। कांच की नली को स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाएं। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन, इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है। लिख रहा है पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। बिल्कुल, हम लोग जो पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो पोषण प्रक्रम यानी कि वो पोषण की प्रक्रियाएं, कोशिका उनका उपयोग जीवों के प्रोसेस के लिए, ठीक है, जीव प्रोसेस के लिए यानी कि सजीवों के प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव यानी कि अलग अलग तरह के जीव से विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं और अलग अलग जीव अलग अलग विधि से करते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ यानी कि चित्र में उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट विखंडन है। पायरुवेट का एक चित्र बना हुआ है जिसमें कैसे करते हैं उसमें दिखाई गई। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है, इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में भी होता है। किण्वन जो किया जाता है ईस्ट के साथ उसमें भी होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की, देखिए लिखा हुआ है कि पायरुवेट का जो विखंडन होती है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में भी होती है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, यह वायवीय शोषण। ठीक है, अवायवीय शोषण का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति, जहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है, पायरुवेट का विखंडन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और पायरुवेट का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? हमारे कोशिका के अंदर। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। यानी कि 3 कार्बन जो है उसको तोड़ता है और विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्योंकि ये किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय शोषण कहलाती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय कहलाती है,
जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होती है यह अवायवीय शोषण कहलाती है। वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अवायवीय शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। देखिए लिखा हुआ है ऊर्जा का मोचन जो है वायवीय शोषण में अवायवीय से बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट का अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। यानी कि जब हमारी मांसपेशी में, खास करके आपको पता होगा कि पैर की जो मांसपेशी है जिसको आप लोग लेग कहते हैं, यानी कि जहाँ पे बोलते हैं ना पैर खिंचा रहा है या दर्द हो रही है, ऐंठन हो रही है, यानी कि वो कैसे होता है जब हमारे मांसपेशी में, हमारे मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुवेट का विखंडन दूसरा पथ अपनाता है और वो 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और लैक्टिक अम्ल बना लेता है। और अचानक जब हम कोई काम करते हैं, क्रिया करते हैं तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना जो है वो क्रैम्प का कारण हो सकता है। यानी कि क्रैम्प यानी कि ऐंठन, दर्द, ठीक है, अजीब सा खींचता है पैर जब हमारा मसल्स क्रैम्पिंग होती है तो, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन के चलते हमारा बॉडी में क्या होती है, मसल्स क्रैम्पिंग होती है, इसीलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा है ग्लूकोज। देखिए कैसे होती है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 इसका फार्मूला है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 6, ये 6 कार्बन आप देख रहे हैं, 6 कार्बन। कोशिका द्रव में जब जाता है ग्लूकोज तो पायरुवेट का विखंडन होता है और 3 जो है क्या होता है, 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा निर्वाचित करती है। और देखिए ईस्ट में क्या करती, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देती है। और ऑक्सीजन का अभाव यानी कि लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ठीक है, हमारी पेशीय कोशिका में जो होती है ऑक्सीजन का अभाव तो ये बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ईस्ट में, ठीक है। और ऑक्सीजन की अभाव यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशी कोशिका में, ठीक है, मांसपेशी क्या है, कोशिका है, कोशिका में क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और कार्बन अणु, 3 कार्बन अणु बनाता है, जिससे जो कि हमारा मसल्स क्रैम्पिंग होता है यानी कि दर्द होती, ऐंठन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लिखा है कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। एटीपी एक ऊर्जा, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मोचित होती बनती है, जो कि कोशिका के अंदर होने वाली अंतरऊष्मीय क्रियाओं का परिचालन करती है। यानी कि एटीपी जो बनती है, ठीक है, वो ऊर्जा मोचित करती बनाती है और कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक प्रोसेस को परिचालन करती यानी कि चलाती है। देखिए यहाँ एक शॉर्ट में दिया है एटीपी, यह भी जानिए। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि हमारा कोई भी चीज़ लेने के लिए हमें मुद्रा की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोशिका की प्रक्रियाओं के लिए, प्रक्रम के लिए कौन सा मुद्रा है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा का काम करता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि ऊर्जा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी को जो है फॉस्फेट दिया जाता है और ये ऊर्जा की उपस्थिति में क्या बना लेता है, एटीपी। एडीपी जो है, ठीक है, क्या बनाता है, एटीपी वर्सेस बना लेता है फॉस्फेट के साथ। अंतरऊष्मीय प्रक्रम पर कोशिकाओं के अंदर इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं।
यानी कि एटीपी का कोशिका जो है एटीपी का उपयोग जो है कोशिकाओं का जो प्रोसेस होती है उसमें करती है उपयोग ऊर्जा का। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतरस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 kg पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होता है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशीय के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में, यानी कि बैटरी जब हम अपने घरों में लगाते हैं तो जब करंट चली जाती है तो वो क्या करती, बैटरी से हमारा जो है ऊर्जा सप्लाई होती है अलग अलग जगहों पे। हमारे शरीर में बैटरी क्या है, एटीपी है, और ये क्या करती, बहुत सारे ऊर्जा को मदद करती, जैसे कि बता रहा है कि पेशियों को सिकुड़ने में, कोशिका जो है, कोशिका में एटीपी का क्या काम है, कोशिका जो है सिकुड़ने में, प्रोटीन का संश्लेषण करता है यानी कि बनाने में हेल्प करती है, तंत्रिका का आवेग संचरण यानी कि तंत्रिका का जो समाचार है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका का जो काम है वो पहुंचाने का, आवेग को इधर से उधर ले जाने का, संचरण करने का काम है, ठीक है। क्योंकि वायवीय शोषण पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। बार बार बता रहे कि अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण जो है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट में होती है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करती, ये बता चुके हैं हम कि गैसों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन का छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये पेड़ पौधे कैसे करते हैं, रंध्र के द्वारा करते हैं। और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं क्या है, वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होती, किसके द्वारा होती, विसरण के द्वारा, यानी कि पानी, ठीक है, पानी की प्रक्रियाओं यानी कि विसरण बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे लेवल कम होता है वहाँ से तुरंत आ जाना, ठीक है। जैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है पर्यावरण में, वैसे ही पेड़ जो है बाहर निकालती है जब उसके पास भर जाता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती है और पेड़ पौधे में कम हो जाती है, वैसे ही पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। वही बता रहा है कि विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। ये कोशिकाएं उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यही बता रहे हैं कि विसरण की दिशा क्या है, पर्यावरणीय अवस्थाओं और पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में शोषण के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। दिन में क्या है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन में दे ही रहा है, ठीक है। शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त हो जाती है यानी कि इस्तेमाल हो जाती है। कब, जब पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती, इस्तेमाल हो जाती है। और रात में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो निष्कासन करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो वो निष्कासन करते हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रात को निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो और आपका डेथ हो जाए, ठीक है। लेकिन इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है।